क्योंकि आज शुरू करेंगे विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम। इस अधिनियम का अधिनियम संख्यांक याद रखना है आपको 37। ये अधिनियम कहाँ पे लागू है ये देखना है। ये जो अधिनियम है संपूर्ण भारत पर लागू है एवं भारत के नागरिक हैं उन समस्त नागरिकों पर भी लागू होता है। इसके अलावा भारत की सेवा में व्यक्ति चाहे वे कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी हो, उन पर भी ये लागू होता है। इसके अलावा भारत में रजिस्ट्रीकृत जो पोत वगैरह होते हैं, वायुयान वगैरह होते हैं, उन पर भी ये लागू होता है चाहे वे कहीं भी हो। भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों या वायुयानों पर चाहे वे कहीं भी हो, ठीक है, तो उन पर भी ये जो है अधिनियम लागू होता है। संपूर्ण भारत में लागू होता है। भारत के बाहर के समस्त भारत के नागरिक जो होते हैं उन पर लागू होता है। सरकार की सेवा में जो व्यक्ति होते हैं उन पर भी लागू होता है चाहे वे कहीं भी हो दुनिया के कोने में। इसके अलावा भारत में रजिस्ट्रीकृत जो पोत होते हैं उन पर भी लागू होता है चाहे वे कहीं भी हो, ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ परिभाषाएं वो देखेंगे। सबसे पहले जो है 2A में जो है संगम की परिभाषा दी गई है। सेक्शन 2A, इसमें जो है संगम की परिभाषा दी गई। एक लाइन याद रखना है संगम में। संगम कहता है व्यष्टियों का कोई समुच्चय निकाय अभिप्रेत है। या व्यष्टियों या व्यक्ति कह सकते हैं। व्यष्टियों का, व्यष्टि शब्द लिखा है इसमें, व्यष्टियों का कोई समुच्चय, व्यक्तियों का कोई समुच्चय या निकाय, बस इतना याद रखना है, ठीक है। व्यष्टियों का कोई समुच्चय या निकाय का अर्थ है संगम, ठीक है। इसमें इंग्लिश में लिखा है कॉम्बिनेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो व्यष्टियों का कोई समुच्चय या निकाय का अर्थ है संगम। 2B में देखिए, 2B में लिखा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण, भारत के किसी राज्य क्षेत्र का अध्यर्पण, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण, भारत के किसी राज्य क्षेत्र के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण। इसमें लिखना है किसी विदेश के दावे का ग्रहण किया जाना, किसी विदेश के दावे का ग्रहण किया जाना। क्या मतलब है इसका? मतलब है जो विदेश के दावे का ग्रहण किया जाना, मतलब जो जो भारत में हिस्सा मिल जाता है किसी अन्य कंट्री का, किसी अन्य देश का, ठीक है, वो भारत ग्रहण कर लेता है तो वो भारत का हिस्सा हो जाता है। तो ऐसा भाग, विदेश के दावे का ग्रहण किया जाना, ठीक है। भारत के किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग के अध्यर्पण का अर्थ है किसी अन्य देश के किसी राज्य को मिला लेना इंडिया में, वो, ठीक है। अब है 2C संहिता। संहिता का अर्थ आप जानते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। संहिता का अर्थ क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973।
1973। संहिता का अर्थ है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इसके अलावा जो है 2D में है न्यायालय की परिभाषा। न्यायालय का क्या अर्थ है देखिए, कोई दंड न्यायालय अभिप्रेत है एवं इसमें राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम 2008 के अधीन गठित विशेष न्यायालय भी शामिल है। तो कोई दंड न्यायालय अभिप्रेत है, या लिख लीजिए कोई दंड न्यायालय एवं, सीधा लिख लीजिए कोई दंड न्यायालय एवं राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम 2008 के अधीन गठित विशेष न्यायालय। यानी कि कोई दंड न्यायालय तो आता ही आता है, इसके अलावा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम है उसके अधीन कोई विशेष न्यायालय जो गठित होता है वो भी इस अधिनियम के तहत न्यायालय की परिभाषा में आता है। दंड न्यायालय भी आते हैं और राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम के अधीन जो विशेष न्यायालय स्थापित होते हैं वो भी इस अधिनियम के तहत न्यायालय माने जाते हैं। ई देखिए अभिहित प्राधिकारी, 2E में है अभिहित प्राधिकारी। अभिहित प्राधिकारी का क्या अर्थ है, इसमें लिखा है केंद्र सरकार के मामले में संयुक्त सचिव, ये याद रखना, केंद्र सरकार के मामले में संयुक्त सचिव, ठीक है, केंद्र सरकार के मामले में कौन किस रैंक का, संयुक्त सचिव रैंक का, एवं राज्य सरकार के मामले में सचिव की पंक्ति से नीचे का ना हो, एवं राज्य सरकार के मामले में सचिव, राज्य सरकार के मामले में क्या है, सचिव, सचिव की पंक्ति से नीचे का ना हो, सचिव की पंक्ति से नीचे का ना हो, ये याद रखना है। केंद्र सरकार के मामले में संयुक्त सचिव और राज्य सरकार के मामले में सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद ई ए और है परिभाषा इसमें, ई ए, ई ए कहती है आर्थिक सुरक्षा में शामिल है, आर्थिक सुरक्षा, एक मिनट, आर्थिक सुरक्षा में शामिल है, क्या शामिल है आर्थिक सुरक्षा में, ये कहता है वित्तीय, धनीय और राजकोषीय स्थायित्व, वित्तीय, धनीय या आर्थिक भी लिख सकते हैं, आर्थिक लिख लीजिए, आर्थिक, आर्थिक या धनीय एक ही बात है, ठीक है, और राजकोषीय स्थायित्व, ठीक है। तो वित्तीय, आर्थिक और राजकोषीय स्थायित्व, इसके अलावा उत्पादन और वितरण के साधन की सुरक्षा, उत्पादन और वितरण की सहायता,
वितरण की सहायता, सॉरी, वितरण की साधन की सुरक्षा, वितरण के साधन की सुरक्षा। के साधन की सुरक्षा। पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा भी शामिल है। पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा। तो कौन कौन सी आर्थिक सुरक्षा में शामिल है? वित्तीय, आर्थिक या धनीय कह सकते हैं, और राजकोषीय, स्थायित्व, उत्पादन और वितरण के साधन की सुरक्षा। इसके अलावा पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा भी जो है आर्थिक सुरक्षा में शामिल है। तो ये याद रखें कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा भी आर्थिक सुरक्षा में शामिल। बाकी चीजें तो सब आर्थिक होती हैं, वित्तीय है, आर्थिक है, राजकोषीय है, स्थायित्व है, उत्पादन, वितरण है की सुरक्षा, ये तो शामिल होती है। इसके अलावा पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय जो सुरक्षा है वो भी आर्थिक सुरक्षा में शामिल की गई है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ई और बी है। ई बी में जो है आदेश को परिभाषित किया गया है, 2E इसमें दिया गया है आदेश। भाई आदेश का क्या अर्थ है? आदेश का अर्थ है आतंकवाद का निवारण और दमन आदेश 2007 अभिप्रेत है। आतंकवाद का निवारण, आतंकवाद का निवारण और दमन, आतंकवाद का निवारण और दमन आदेश 2007 अभिप्रेत है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आतंकवाद का अर्थ है आतंकवाद का निवारण और दमन आदेश 2007। ठीक है, इसके बाद ई और सी और दे रखा है इसमें। व्यक्ति यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा ई और सी। ई सी में दे रखा है व्यक्ति की परिभाषा कि भाई व्यक्ति में कौन शामिल है। कुछ परिभाषा महत्वपूर्ण, बाकी कुछ परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं है इसमें। अब संगम, ठीक है, व्यक्तियों का सकून, ये जरूर आदेश याद रखना है कि आतंकवाद निवारण दमन आदेश 2007। ठीक है, न्यायालय भी याद रखना, न्यायालय पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से न्यायालय इसमें आते हैं। संहिता तो आप जानते ही हो। ठीक है, आर्थिक सुरक्षा में ये थोड़ा याद रखेंगे कि परिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा भी इसमें जो है शामिल है। व्यक्ति में कौन आता है? बेस्टी लिखा है इसमें, इंडिविजुअल भी आता है, पहला नंबर डाल के बेस्टी। व्यक्ति में कौन आता है? बेस्टी। बेस्टी मतलब इंडिविजुअल ही होगा यहाँ अर्थ। एक मिनट, आपका ई सी इंडिविजुअल, बेस्टी इंडिविजुअल मतलब कोई अकेला व्यक्ति। ठीक है, बेस्टी। दूसरा है कंपनी, तीसरा है इसमें आपका फर्म, कोई फर्म भी हो सकती है, ये हालांकि कोई खास परिभाषा नहीं है। संगम हो सकता है या निकाय हो सकता है कोई। ठीक है, सारी चीजें हो सकती हैं। तो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई संगम हो सकता है, निकाय हो सकता है। कृत्रिम और विधिक व्यक्ति भी शामिल है इसमें। कृत्रिम भी व्यक्ति भी हो सकता है, विधिक व्यक्ति भी हो सकता है। कृत्रिम और विधिक व्यक्ति, विधिक व्यक्ति भी जो है इसमें शामिल हो सकता है। तो कृत्रिम व्यक्ति भी शामिल हो सकता है, विधिक व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सकता है। और है उपखंडों में वर्णित किसी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण अधीन में
कोई अभिकरण, कार्यालय या शाखा। छठवा इसका क्या कहता है कि उपरोक्त वर्णित इन लोगों में से वर्णित, जो ऊपर अपन ने जो 5 लिखे हैं इनमें से। तो उपखंडों में वर्णित, उपखंडों में वर्णित किसी व्यक्ति के स्वामित्व या किसी व्यक्ति, उपखंडों में वर्णित किसी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन में कोई अधिकरण, कार्यालय या शाखा, कोई अधिकरण, कार्यालय या शाखा। मतलब ये व्यक्ति तो आते ही आते हैं, कोई व्यक्ति भी आता है, कंपनी आता है, फर्म आता है, संगम आता है, निकाय आता है, कृत्रिम और विधिक व्यक्ति आता है। और ये कृत्रिम विधिक व्यक्ति या कंपनी या फर्म या संगम या निकाय, इनके अधीन अगर कोई व्यक्ति, कोई उनके स्वामित्व में कोई जो है क्या 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 स्वामित्व में, इनके स्वामित्व में अगर कोई व्यक्ति जो है या कंपनी हो सकती है, अभिकरण, कार्यालय या शाखा रखते हैं, तो वो भी जो है व्यक्ति की परिभाषा में आता है। ना केवल ये व्यक्ति वगैरह आते हैं, फर्म वगैरह, इनके नियंत्रण में कोई शाखा चल रही हो, कोई कार्यालय चल रहा हो, तो वो भी जो है व्यक्ति की परिभाषा में शामिल माना गया है। ठीक है, अब देखिए इसको मिटाने के बाद 2G देखना है, आतंकवाद के आगम। इसको मिटा दें। अब देखिए क्या था 2G। 2G में है आपका आतंकवाद के आगम। आगम मतलब ये जो आय प्राप्त होती है आतंकवाद से, वो सभी। तो आतंकवाद के आगम में शामिल हैं सभी प्रकार की संपत्ति अभिप्रेत हैं जो आतंकवादी कार्य में प्राप्त की गई हैं। सीधा लिख दीजिए, सभी प्रकार की संपत्ति शामिल है जो आतंकवाद में प्राप्त की गई है, आतंकवाद में प्राप्त की गई है। तो ये कह रहा है कि सभी प्रकार की संपत्तियां जो आतंकवाद में प्राप्त की जाती हैं वे इसमें आती हैं, चाहे वे किसी भी व्यक्ति के कब्जे में हो, चाहे वे वह किसी भी व्यक्ति के कब्जे में हो। मतलब यह है कि कोई भी संपत्ति जो आतंकवाद में प्राप्त की गई हो, चाहे वो आपके पास हो या ना हो, मतलब जिसने आतंकवाद किया उसके पास हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति के पास उसने रख दी हो, तो भी वो आतंकवादी आगम की संपत्ति कहलाएगी।
जैसे कई लोग आतंकवाद किया, उससे जो पैसा कमाया उन्होंने किसी और के नाम कर रखा है, तो वो संपत्ति भी आतंकवाद में प्राप्त की गई संपत्ति ही कहलाएगी। जैसे कई लोग भ्रष्टाचार करते हैं ना, अपने नाम ना रख के दूसरों के नाम रख लिया, ऐसे ही जो आतंकवादी उन्होंने जो भी पैसा कमाया खुद के नाम ना रख करके किसी और के रिश्तेदारों के यहाँ वहां नाम कर दिया, तो वो संपत्तियां भी जो है आतंकवाद में प्राप्त की गई संपत्तियां ही मानी जाएंगी। इसके अलावा ऐसी संपत्तियां भी शामिल हैं जिनका उपयोग आतंकवादी कार्य में किया जाता है। ऐसी संपत्ति या संपत्तियां भी शामिल हैं जिनका प्रयोग आतंकवादी कार्यों में किया जाता है। मतलब वो संपत्तियां भी आतंकवादी कार्य की संपत्ति मानी जाएंगी जिनका उपयोग आतंकवादी कार्य में किया जाता है या किया जा रहा है, या आसित, तीनों बातें आएंगी। किया जाता है, किया जा रहा है, या आसियत है, किया जाना आसियत। आसायत है मतलब जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है वर्तमान में, या किया जा चुका है पहले, या किया जा रहा है, या आगे जो है उसका इस्तेमाल किया जाना है, किस लिए? आतंकवादी कार्यों के लिए। तो ऐसे जो सब आगम है आतंकवादी कार्य में इस्तेमाल किए गए आगम ही माने जाएंगे। इसके बाद आता है आपका जी के बाद जो है आता है एच, संपत्ति। संपत्ति में कुछ नहीं लिखना आपको, केवल हेडिंग लिखेंगे 2GH। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि उसमें वही परिभाषा है जो नॉर्मल होती है संपत्ति की, सभी प्रकार की मूर्त अमूर्त प्रकार की जो संपत्तियां हैं इसमें आती हैं। तो संपत्ति में सभी प्रकार की संपत्ति हो राष्ट्रीय हैं, चाहे वे मूर्त हो, अमूर्त हो, जंगम हो, स्थावर हो, है ना, भौतिक अभौतिक हो, बैंक, ये चेक वगैरह सबकी सब जो आते हैं वो संपत्ति में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई लिखने की जरूरत नहीं, कॉमन है संपत्ति की परिभाषा। तो सारी की सारी चीजें इसमें जो है संपत्ति में शामिल, चल संपत्ति भी अचल संपत्ति भी जो है इसमें शामिल की गई, मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार की संपत्तियों को शामिल किया गया, चेक वगैरह जो भी संपत्ति से जुड़े चीजें होते हैं वो सारे के सारे जो है इसमें शामिल कर लिए गए। ठीक है, तो इसमें केवल 2H लिखना है संपत्ति, और कुछ इसमें नहीं लिखना है। इसके अलावा 2HA, इसमें भी कुछ नहीं लिखना, इसमें लिखना अनुसूची। अनुसूची, अनुसूची में भी जो है आपको कुछ नहीं लिखना। अनुसूची का अर्थ क्या है? अधिनियम में जो इसमें लिखा है इस अधिनियम की कोई अनुसूची, तो अनुसूची का अर्थ क्या है? अधिनियम की कोई अनुसूची, तो केवल इतना ही लिखना है इसमें। इसके अलावा जो है 2J, एक मिनट, आई रह गया शायद, एच के बाद आई रह गया। आई में जो है आपका अनुसूची के बाद आई, भारत के राज्य क्षेत्र से किसी संघ से विलग, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का संघ से विलग हो जाना, तो ये है संघ से विलग हो जाना। भारत के राज्य क्षेत्र का, भारत के राज्य क्षेत्र का संघ से विलग हो जाना, भारत से उसका हिस्सा हट जाना। ये कह रहा है विलग हो जाना के अंतर्गत यह अवधारित करने के लिए
किसी दावे का प्राख्यान आता है कि क्या ऐसा भाग भारत के राज्य क्षेत्र का भाग रहेगा, तो ये कह रहा है विलग हो जाने का अर्थ ये माना जाएगा क्योंकि उसका दावा रहेगा, ये दावा रहेगा। इसमें अभी अपने कुछ नहीं लिखना है, लिखना चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र का संघ से विलग हो जाना। ठीक है, अवधारित तो लिख लीजिए, सीधा लिख लीजिए, यह अवधारित करने का दावा, धारित करने का दावा, यह अवधारित करने का दावा का दावा कि क्या ऐसा भाग भारत के राज्य क्षेत्र का भाग रहेगा, कि क्या ऐसा भाग भारत के राज्य क्षेत्र का भाग रहेगा। कई बार देखिए, एक तरफ तो अपन ने पढ़ा था उसमें मिला लिया जाता है वो हिस्सा, एक कह रहा है कि अलग हो जाता है कोई हिस्सा, तो उस दावे का माना जाएगा अर्थ, भारत का कोई राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र विलग हो गया तो उसका ये दावा कि भाई क्या वो भारत का राज्य क्षेत्र रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, ये दावा इसमें शामिल किया गया। आई, ये परिभाषा क्यों दी गई है, ये परिभाषा इसीलिए दी गई है कि ये काम में आएगी, ये वाली भी। जब आतंकवादी होता है, जैसे पहले पाक वो क्या कहते हैं आपका पंजाब में हुआ था कि भाई अलग करो, तो उसके लिए ये परिभाषा काम में आएगी। इसीलिए इस तरीके के दावे करना कि भाई किसी क्षेत्र को अलग कर दो भारत से, तो वो इसमें परिभाषा काम में आएगी, इसीलिए। इसके बाद है 2J, आई के बाद जे, जे है राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार, तो आप जानते हैं कि भी राज्य सरकार क्या होती है, लेकिन ये संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। देखिए, राज्य सरकार कहाँ गया, आई है जे, जे में है किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से उसका प्रशासक अभिप्रेत है। तो राज्य सरकार जो होती है वो तो है ही, लेकिन अगर कोई संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र है, तो उसके मामले में प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्र, सीधा लिख लीजिए, संघ राज्य क्षेत्र के मामले में, क्षेत्र के मामले में उसका प्रशासक। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई फिर और राज्य नहीं होंगे, और राज्य तो ऑटोमेटिकली शामिल है। परिभाषाओं का मतलब क्या होता है, देखिए जो चीज में दिक्कत होती केवल उनको परिभाषित किया जाता है, जिन चीज में कोई डाउट नहीं होता उनको नहीं परिभाषित करते। तो राज्य सरकारें तो सब जानते हैं कि भी राज्य सरकारें क्या होती हैं, तो वहां परिभाषित की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र जहां आता है मैटर, वहां दिक्कत आ जाती है कि भी राज्य क्षेत्र के मामले में किसको लगाया जाएगा अर्थ, तो यहाँ कह देते हैं कि संघराज्य क्षेत्र के मामले में उसका प्रशासक जो है वो माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको परिभाषित करा जाता है। तो ऐसा नहीं कि केवल प्रशासक ही मानेंगे, वो जो अपनी जो राज्य सरकारें होती हैं वो तो है ही, इसके अलावा अगर संघराज्य क्षेत्र है तो वहां हम प्रशासक उसका अर्थ लगा देंगे, राज्य सरकार के मामले में उसका जो प्रशासक है वो अर्थ लगाएंगे। ठीक है, ये है इसका अर्थ। अब है 2K, ये इंपॉर्टेंट है, कोई आतंकवादी कार्य। 2K कि भाई क्या होता है आतंकवादी का, आतंकवादी। अब आपको कि इसको क्यों इसको भी जरूरत थी परिभाषित, क्योंकि हर कार को फिर तो आप आतंकवादी मान लोगे, है ना, तो फिर स्पेशली परिभाषित कर देगी कि भाई कौन से काम आतंकवादी कार्य माने जाएंगे। वही अर्थ है जो धारा 15 में बताया गया है, इसमें लिखा है वही अर्थ है, आगे इसको पढ़ेंगे, धारा 15 वही अर्थ है जो धारा 15 में बताया गया है। आतंकवादी कार्य का क्या अर्थ है, ये कह रहा है कि वही अर्थ है जो धारा 15 में बताया गया है, और आतंकवाद और आतंकवादी का अर्थ भी उसी के अनुसार लगाया जाएगा। और आतंकवाद और आतंकवादी,
ठीक है, का अर्थ भी उसी अनुसार लगाया जाएगा। आतंकवादी का अर्थ भी उसी के अनुसार लगाया जाएगा, उसी के अनुसार। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका है कि जो धारा 15 आप पढ़ोगे तो धारा 15 में बताया गया है कि किन कार्यों को आतंकवादी कार्य माना जाएगा, और जो व्यक्ति आतंकवादी कार्य करेगा वो आतंकवादी कहलाएगा। वो कार्य आतंकवाद कहलाएगा और वो व्यक्ति आतंकवादी कहलाएगा। यानी धारा 15 में जो कार्य व्यक्ति करता है वो आतंकवादी, और जो कार्य किया जाता है वो आतंकवाद। ठीक है, तो धारा 15 में जो है बताया गया है कि आतंकवादी कार्य क्या होते हैं। ठीक, अब आता है 2L। 2L, एल में है आपका आतंकवादी गैंग। आतंकवादी गैंग, गैंग मतलब समूह, आतंकवादी समूह। तो आतंकवादी समूह या संगठन, तो इसमें वही लिखा है, आतंकवादी संगठन से भिन्न कोई संगठन जो आतंकवादी कार्य से संबंधित है या उसमें शामिल है। देखिए इंपॉर्टेंट परिभाषा, आतंकवादी, आतंकवादी संगठन से, इसको समझिए थोड़ा ध्यान से, आतंकवादी संगठन से भिन्न, संगठन से भिन्न, ठीक है, मतलब संगठन नहीं है, उससे भिन्न कोई संगठन जो आतंकवादी कार्य से संबंधित, आतंकवादी संगठन से भिन्न कोई संगठन, ठीक है, जो आतंकवादी कार्य से संबंधित है या उसमें शामिल है, जो आतंकवादी कार्य से संबंधित है या उसमें शामिल है। क्या मतलब है भाई इसका? देखिए ये कह रहा आतंकवादी संगठन नहीं है, आतंकवादी गैंग का मतलब आतंकवादी संगठन नहीं है। पहला तो ये कि आतंकवादी गैंग मतलब आतंकवादी संगठन, उससे भिन्न कोई संगठन है, मतलब आतंकवादी जो है जो संगठन होते हैं बड़े बड़े वो नहीं है ये, लेकिन उससे भिन्न यानी कि छोटे स्तर पर कर रहा, बस अंतर इतना है। गैंग होते, आतंकवादी संगठन होता है बड़े पैमाने पर, जिसे आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया जाता है, जो घोषित होते हैं, है ना, सरकारें घोषित करती हैं। किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन कौन घोषित करता है? सरकार। ये कह रहा है वो घोषित नहीं, ये अघोषित है। ये गैंग का मतलब है कि घोषित नहीं है, बस अंतर ये है कि घोषित नहीं, अघोषित है, और जो आतंकवादी कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, आतंकवादी संगठन तो वो होगा जो सरकारों ने घोषित करेगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ घोषित हैं कुछ अघोषित, उनके बीच में छोटे छोटे गैंग वगैरह रूप में चलते रहते हैं, छोटे संगठन कह लीजिए, जिनको अभी आतंकवादी संगठन सरकार ने घोषित नहीं किया है, तो वो संगठन इसमें आते हैं। कोई भी व्यक्तियों का समूह, संगठन मतलब समूह व्यक्तियों का, तो जो व्यक्तियों का समूह है जो छोटे मोटे, जिनको अभी तक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया है, तो उनको आतंकवादी है फिर गैंग मानेंगे। ठीक है, उनको गैंग मानेंगे, तो वो वही कह रहा है ये आतंकवादी संगठन से भिन्न कोई संगठन, यानी आतंकवादी संगठन नहीं है अभी तक ये, कोई भिन्न संगठन जो आतंकवादी कार्य से संबंधित है या उसमें शामिल है। तो ये मान लीजिए कि ये अघोषित है, बस इतना मान लीजिए अघोषित है, ये अभी घोषित नहीं है, संगठन बनने में टाइम है, यानी अभी ये छोटे स्तर पर है, फिर धीरे धीरे जब बड़े हो जाएंगे फिर सरकार इन पे बैन लगाएगी, इनको आतंकवादी संगठन घोषित करेगी। तो ये प्राइमरी स्टेज में है, छुटपुन जैसे कि गुंडे होते हैं ना, वैसे ही ये है। अभी ये प्राइमरी उसमें है, छोटे छोटी मोटी वारदातें करते हैं, उसके बाद ये बड़ी करेंगे तो सरकार इन पे बैन लगाएगी, तब ये संगठन बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखें। तो आतंकवादी गैंग का अर्थ है आतंकवादी संगठन से भिन्न, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आतंकवादी संगठन से भिन्न। ठीक है, आतंकवादी गैंग का अर्थ है आतंकवादी संगठन से भिन्न कोई संगठन जो काम तो आप जानते हैं आतंकवादी होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आतंकवादी संगठन से भिन्न, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। तो एल के बाद जो है एम। देखिए अब आप कहोगे आतंकवादी गैंग हो गया, अब आतंकवादी संगठन की बात कह रहा है कि भाई आतंकवादी संगठन, आतंकवादी
ये दोनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है। आतंकवादी संगठन, क्योंकि ये एक्ट ही इस पे आधारित है, तो परिभाषाएं और स्वाभाविक सी बात है महत्वपूर्ण होंगी। जब अपन आतंकवाद का ही एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसकी ये परिभाषाएं मोस्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब भाई आतंकवादी संगठन की बात कह रहे हैं कि भाई आतंकवादी संगठन कौन सा है। पहली अनुसूची में सूचीबद्ध कोई संगठन, ये याद रखना है, सीधा लिख लीजिए, पहली अनुसूची में सूचीबद्ध कोई संगठन, कोई संगठन। अब दोनों परिभाषाएं स्पष्ट हो गई कि आतंकवादी संगठन कौन है, जो फर्स्ट शेड्यूल में डाला है, यानी सरकार ने जिसको जो है केंद्र सरकार ही करती है, तो जो सरकार ने जिसको जो है आतंकवादी संगठन घोषित किया है, ये घोषित है। आतंकवादी संगठन का मतलब घोषित, और गैंग का मतलब अघोषित। ये घोषित नहीं है, ये काम आतंकवादी ही कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको घोषित नहीं किया, इनको शेड्यूल में नहीं डाला है, इसीलिए ये गैंग कहला रहे हैं। अंतर इतना है दोनों में, ये छोटे पैमाने। अब देखिए संगठन कब करती है घोषित सरकार, संगठन तब करती है जब बड़े पैमाने पर ये इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, काम करते हैं, तो फिर सरकार जब इनसे काफी परेशान हो जाती है तब जाके इनको आतंकवादी संगठन के रूप में सूची में डालती है। तो इसीलिए कह रहे हैं, तो ये अघोषित है और ये घोषित है, बस इतना अंतर है गैंग में और संगठन में। दोनों में अंतर याद रखना, गैंग और संगठन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि गैंग और संगठन में क्या अंतर है। तो संगठन वो है जिसको सरकार ने घोषित कर दिया और पहली जो अनुसूची है इसकी उसमें डाल दिया है, और गैंग कौन है, जिनको सरकार ने अभी तक जो है घोषित नहीं किया। हालांकि काम ये आतंकवादी ही कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने फिर भी इनको जो है आतंकवादी संगठन के रूप में एक तरीके से मान्यता अभी नहीं दी है। ठीक है, तो ये गैंग है, ये अंतर है बस दोनों में। और ये दोनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, इनमें याद रखना कि भाई गैंग में और संगठन में क्या अंतर है। अब देखिए एम हो गया, एन। एन कहता है अधिकरण, यही लिख लेते हैं, टू एन अधिकरण। अधिकरण का अर्थ क्या है, सिंपल लिखना है कि धारा 5 के अधीन गठित अधिकरण। धारा सेक्शन 5 के अधीन गठित अधिकरण। ठीक है, सेक्शन 5 के अधीन गठित अधिकरण। और आतंकवादी कार्य की परिभाषा भी याद रखना। आतंकवादी कार्य क्या होता है, धारा 15 के अधीन जो कार्य बताया गया है। आतंकवादी कौन होता है, जो धारा 15 में वर्णित काम करता है। ठीक है, तो वो भी याद रखना है कि आतंकवादी क्या है, आतंकवादी कार्य क्या है, आतंकवादी गैंग क्या है। ये जो जितने भी आतंकवाद से संबंधित चीजें हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्ट ही इन्हीं का है। ठीक है, एक्ट इन्हीं का है, तो क्वेश्चन भी इन्हीं से ही लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई आतंकवाद क्या होता है, आतंकवादी संगठन क्या होते हैं, आतंकवादी गैंग क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषा आपकी है और ये पूछी जा सकती है कि कहाँ परिभाषित किया गया है, या फिर अंदर परिभाषा से पूछ सकते हैं कि गैंग किसे कहते हैं, संगठन और संगठन किसे कहते हैं। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एन के बाद ओ, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। ठीक है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप क्या होता है, ये कह रहा है कि भाई विधि विरुद्ध क्रियाकलाप क्या होता है। एक मिनट, अधिकरण हो गया, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। तो इसमें दो चीजें याद रखना है। पहला, भारत के राज्य क्षेत्र में या राज्य क्षेत्र के किसी भाग का, भारत के किसी राज्य क्षेत्र का, ठीक है, सॉरी, भारत के किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग का, भारत के किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग का
अध्यर्पण या अलग होने से आश्रित कोई कार्य या अलग होने से आश्रित कोई कार्य, ठीक है, या दावा या समर्थन, या दावा या समर्थन, मतलब कुल मिला के ये कह रहा है कि देश को तोड़ने की बात करना, देश से अलग होने की बात करना, या जो भी अध्यर्पण वगैरह हुआ है उसका विरोध वगैरह करना, ये सब जो है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप माने जाएंगे। मतलब देश को तोड़ने वाले जो भी काम है, देश से अलग होने की बात कहते हैं, अलग राज्य बनाने की, अलग देश बनाने की बात कहते हैं, या कोई देश भारत में मिल रहा है उसका विरोध करते हैं, वो सब की सब जो है क्या कहलाएगा, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप कहलाएगा, विधि विरुद्ध कार्य कहलाएंगे। दूसरा, भारत की प्रभुत्व और प्रादेशिक अखंडता को, भारत की प्रभुता एवं प्रादेशिक अखंडता, प्रादेशिक अखंडता को विक्षिन्न करने से, प्रादेशिक अखंडता को विक्षिन्न करने से आश्रित कोई कार्य, क्या मतलब इसका, मतलब ये है कि कोई स्टेट है अपनी और वो स्टेट अलग होना चाहती, प्रादेशिक अखंडता मतलब कोई भी स्टेट भारत से अलग नहीं हो सकता, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भी अलग होना है, अपना बनाना है, स्वयं का राज्य बनाना, तो वो भी जो है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप माना जाएगा। भारत की प्रभुत्ता, प्रादेशिक अखंडता को विच्छिन्न करना उसमें, है ना, या उससे संबंधित कोई भी कार्य हो सकता है, उससे आश्रित कोई भी कार्य करना जो है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में माना जाएगा। तो मोटे तौर पे देखें तो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप क्या है, ऐसा कार्य, कोई भी कार्य जो भारत की एकता अखंडता को विक्षिन्न करता हो, है ना। इसके अलावा कोई स्टेट वगैरह है उसमें विद्रोह वगैरह होता और ये अलग होने की बातें करते हैं, जैसे पहले खलिस्तान की मांग चली, वो सब विधि विरुद्ध कार्य है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वो सब क्या माने जाएंगे, विधि विरुद्ध कार्य माने जाएंगे जो भारत की एकता और अखंडता को विक्षिन्न करते हैं। इसके अलावा भारत के विरुद्ध द्रोह कारित करने से संबंधित कोई कार्य, भारत के विरुद्ध द्रोह कारित करने से संबंधित कोई कार्य, कारित करने से संबंधित कोई कार्य, द्रोह मतलब एक तरीका विद्रोह कर दिया, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, भारत के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, ठीक है। सरकार मतलब भारत के विरुद्ध, सरकार मतलब भारतीय हो तो भारत के विरुद्ध विद्रोह कर दिया आपने, है ना, तो वो भी इसमें जो है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में जो है माना जाएगा, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में उसको भी माना जाएगा। भारत के विरुद्ध जो है विद्रोह वगैरह कर देना क्या माना जाएगा, आपका विधि विरुद्ध क्रियाकलाप माना जाएगा। ये तीन प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है। भारत के किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण या अलग होने से आश्रित कोई कार्य या दावे का समर्थन करना, भारत की प्रभुत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता को विकसित करने वाला कोई काम करना, इसके अलावा भारत के विरुद्ध द्रोह कारित करने से संबंधित कोई कार्य करना जो है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में शामिल माना जाएगा। इसके अलावा लास्ट परिभाषा है इसकी 2P। 2P जो है आपकी ये कहती है विधि विरुद्ध संगम अभिप्रेत है, विधि विरुद्ध संगम कुल मिला के, विधि विरुद्ध संगम, विधि विरुद्ध संगम मतलब एक संगठन जो विधि के विरुद्ध है, ऐसा कोई संगठन
क्या शामिल है? इसमें लिखा है जिसका उद्देश्य कोई विधि विरुद्ध क्रिया, यहां लिख लेते हैं, जिसका उद्देश्य, क्या उद्देश्य है इसका? कोई विधि विरुद्ध क्रिया, कोई विधि विरुद्ध क्रिया, क्रिया मतलब कोई कार्य, विधि विरुद्ध कोई कार्य जो करते हैं वो प्रोत्साहित करना, मतलब संगठन ये है कि कोई वो जो अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है या कह लीजिए विधि विरुद्ध जो क्रिया होती है उसको ये प्रोत्साहित करते हैं, संगठन बढ़ावा देते हैं कि नहीं बहुत अच्छा किया तुमने, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, वो उस टाइप का भावनाएं भड़काते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं गलत काम करने के लिए, वो है क्रिया। प्रोत्साहित करना, सहायता करना या फिर सहायता करना का करना, खुद नहीं करते, बस आपको भड़काते कि नहीं बिल्कुल सही काम कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, करिए, हम सहायता देंगे, जो भी जरूरत होगी वो करेंगे। तो इस तरीके के काम जो है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में जो है शामिल आते हैं, शामिल माने जाते हैं। सहायता करना, अथवा, अथवा यहां लगा लीजिए, अथवा, अथवा क्या करते हैं? दूसरा, भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, ये तो आपको याद ही होगा, भारतीय दंड संहिता, ठीक है, की धारा, की धारा कौन सी? 153 ए, 153 ए, या धारा 153 बी, या धारा 153 बी, कैपिटल बी, ठीक है, 153 बी के अधीन दंडनीय कोई कार्य, के अधीन दंडनीय कोई कार्य, ठीक है, दंडनीय कोई कार्य तो है ही है, इसके अलावा ऐसे कार्य का जो है दंडनीय कोई कार्य करना या प्रोत्साहित करना या सहायता करना, दंडनीय कार्य करना या प्रोत्साहन करना या सहायता करना, सहायता करना, ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, 153 बी के अधीन दंडनीय कोई कार्य करना या प्रोत्साहन करना या सहायता करना, वो भी इसमें शामिल माना गया है। किसमें माना गया है? विधि विरुद्ध जो है आपका विधि विरुद्ध जो है संगम लिखा है मैंने, विधि विरुद्ध संगम से कोई ऐसा संगम अभिप्रेत है, एक मिनट, विधि विरुद्ध, ठीक है, विधि विरुद्ध संगम, ठीक। तो विधि विरुद्ध संगम माना गया है कौन सा? जिसका उद्देश्य कोई विधि विरुद्ध क्रियाकलाप करना, उसको प्रोत्साहन देना, उसको सहायता देना, इसके अलावा 153 153 बी के अधीन कोई अपराध है वो करना या उसको भी प्रोत्साहन देना, सहायता करना, वो इसमें शामिल माना गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ले रहने दीजिए। और एक चीज और है इसमें कि उन शब्दों का जो इसमें परिभाषित नहीं है संहिता में, परिभाषित वही अर्थ है जो संहिता में। याद रखें कि इसके जो कई बार ऐसा होता है ना, कुछ कोई शब्द यहाँ आ जाते हैं और परिभाषित नहीं, तो उनका अर्थ संहिता के अनुसार लगाया जाएगा। और संहिता का अर्थ क्या था यहाँ? संहिता का अर्थ क्या था यहाँ? दंड प्रक्रिया संहिता, अपन आगे पढ़ा था ना। संहिता का अर्थ क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता, यानी सीआरपीसी के अनुसार अर्थ लगाया जाएगा। जो शब्द यहाँ आए हैं लेकिन परिभाषित नहीं है तो उनका अर्थ सीआरपीसी के अनुसार लगाएगा। लिखा है ना अगले में, पी क्यू के बाद क्यू में लिखा है उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है और संहिता में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो संहिता में है। तो संहिता का अर्थ तो अपन ने पढ़ा ही था, सीआरपीसी। तो सीआरपीसी के अनुसार इनका अर्थ लगाया जाएगा। जो शब्द इसमें आए हैं लेकिन उनका जो है अर्थ वगैरह नहीं बताया गया है, तो ठीक है। बाकी जो है अध्याय 2 है, ये कल से पढ़ेंगे। ये परिभाषाएं होंगी, इनको लिख लीजिएगा, ढंग से इनको पढ़िएगा एक दो बार। उसके बाद जो है
कल से पढ़ेंगे, शुरू करेंगे इसको एक तरीके से अध्याय 2 से। ठीक, क्या हुआ सर? सेक्शन 2P का 2 पॉइंट में प्रोविजन 2 का मीनिंग, एक मिनट, सेक्शन 2P, एक मिनट, भैया उसका प्रोविजन का कोई मतलब नहीं है, उसमें लिखा है जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं हुई, तो ये बात तो खत्म ही हो गई, अब इसका प्रोविजन बचा ही नहीं, बचा ही नहीं है। ठीक है, वो पहले जो प्रोविजन लिखा था, परंतु वो पहले तो आप जानते ही थे ना, वो पहले हर चीजें वो रहता था कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, इसलिए वो लगाया पुराना प्रोविजन आपके एक्ट में। ठीक है, उसका मतलब अब नहीं है कि भाई जम्मू कश्मीर राज्य पे लागू नहीं होंगी ये बातें, वो छोड़ दीजिए, वो कोई प्रोविजन बचा ही नहीं, खत्म है वो प्रोविजन। ठीक है, अब ये बात सब जगह लागू होगी, चाहे इंडिया के किसी भी जगह हो, है ना, ये याद रखना। तो ये पी में जो प्रोविजन है वो नहीं बचा, आपका पुराना एक्ट होगा तो पी में जो प्रोविजन है वो नहीं है अब। ठीक है, अब वो सब जगह लागू होगा। पहले आप पढ़ते ही थे कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के, इसीलिए वो लिखा है प्रोविजन कि भैया जम्मू कश्मीर राज्य पे लागू नहीं होगी ये बात, ये जो वाली बात है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के। तो अब तो ये बात लागू होती ही नहीं है, आप जानते ही हो। ठीक है, तो अब सब जगह होता है, सब पे ही लागू होगी। ठीक, चलिए बस, बाकी कल मिलेंगे।